Students, this is our 10th lecture on genetics. बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ज़ूलॉजी का जो जेनेटिक्स पार्ट है उसमें हमने 3 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया. अगर आपको याद होगा बेटा, हमने सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ लिया था. सेक्स डिटर्मिनेशन इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया. फिर दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया था म्यूटेशंस में. म्यूटेशंस उसमें हमने जेनेटिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को स्टार्ट किया था. जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जीन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. फिर इसी में हमने थोड़ा पेडिग्री एनालिसिस को सीख लिया था. फिर बेटा लास्ट टॉपिक जो हमने कल स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, वो हमने बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से पढ़ लिया था. सो ये 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे बेटा. अब जेनेटिक्स, एज फार एज द जेनेटिक्स, ज़ूलॉजी के जो पार्ट, ज़ूलॉजी का जो पार्ट है, तो उसका अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. और फिर इसी जेनेटिक्स में बेटा दूसरा पार्ट जो रखा गया है दैट इज एवोल्यूशन. उसका दूसरा पार्ट है. पहला पार्ट जो जेनेटिक्स का है इस चैप्टर में वो कंप्लीट हो जाएगा विद दिस टॉपिक. सो बेटा इसी टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. नाउ फर्स्ट, व्हाट इज जीनोम? जीनोम बेटा, जीनोम क्या है? इट इज द टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. जीनोम बेटा है टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. बेटा एक ऑर्गेनिज्म का जो टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम नाम देते हैं जीनोम. और ये जो बेटा जीनोम की टर्म है, इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय विंकलर. इसको सबसे पहले विंकलर ने कॉइन किया है. सो जो बेटा ये टर्म है जीनोम, इट वाज कॉइन्ड बाय एच विंकलर. इसको सबसे पहले विंकलर ने टर्म किया है, जीनोम की टर्म को. सो जीनोम आपने क्या याद रखा बेटा? जीनोम है टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. नाउ बेटा जो वो साइंस जिसमें हम इस जीनोम के रिलेटेड स्टडी करते हैं, द साइंस इज कॉल्ड जीनोमिक्स. और एक चीज बेटा, तो वही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हमें पढ़ना है, पहले आप इस टर्म को सीख लीजिए, जीनोम. नाउ वो साइंस दैट डील्स विद जीनोम, दैट इज जीनोमिक्स. Genomics. Now this term genomics, it was coined by Thomas Roderick. The term was given by Thomas Roderick. Thomas Roderick. Now what is genomics? Genomics वो साइंस है जिसमें हम मैपिंग, sequencing and analysis of genome. वो साइंस जिसमें हम मैपिंग, सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस ऑफ जीनोम करेंगे बेटा. ये जो जीनोम है, जीन्स जो है उनकी क्या सीक्वेंस है, उनकी क्या फंक्शन है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, जो वो साइंस दैट डील्स विद दीज थिंग्स, द साइंस इज कॉल्ड जीनोमिक्स. सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जीनोमिक्स में हम क्या करते हैं बेटा, ये ऐसी स्टडी है जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ जीन्स,
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ जीन स्टडी करते हैं। दैट इज द रीजन जो जीनोमिक्स है इसके दो पार्ट्स है, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। जो जीनोमिक्स है बेटा ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स and another that is functional genomics. Functional genomics. ना बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा, हमने उसकी बेस बनाई कि हमने कहा जो इसमें जीनोम है, व्हाट इज जीनोम, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है टोटल। नाउ जो वो साइंस जिसमें हम जीनोमिक्स को स्टडी करते हैं वो दैट इज, जिसमें हम जीनोम को स्टडी करते हैं दैट इज जीनोमिक्स। नाउ बेटा ये जो जीनोमिक्स साइंस है ये बेस है ऑन एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। आजकल जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एडवांस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स है उसी के बेस पे हम जीनोमिक्स की बुनियाद रखते हैं। सो बेटा जीनोमिक्स जो है ये कैसे वजूद में आया, इट इज बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ओके बेटा, नाउ बेटा ये जो अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये क्या था वही हम यहां पे देखेंगे। तो जीनोम हमने यहां पे देख लिया, जीनोम क्या चीज है, जीनोमिक्स क्या है, ठीक। अब बेटा हम यहां पे देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म्स है और इसका क्या रिलेशन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बेटा हम देखते हैं जो ईच इंडिविजुअल है, जो भी कोई इंडिविजुअल है, हमने कल पढ़ा था हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, उसका एक यूनिक सेटअप है, जेनेटिक मेकअप है जो उसको इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करता है। जितने भी इंडिविजुअल्स है, ईच इंडिविजुअल, चूंकि हमने कल पढ़ा था जो हर एक इंडिविजुअल है इसका डीएनए फिंगरप्रिंट स्पेसिफिक होता है, इसका यूनिक जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक मेकअप इसका यूनिक होता है। और जब आप किसी भी इंडिविजुअल को देखेंगे बेटा, जो भी इंडिविजुअल आप देखेंगे उनका जेनेटिक मेकअप यूनिक होगा, वो किसी के साथ मैच नहीं होगा। एवरी इंडिविजुअल जो है उसकी इंडिविजुअलिटी है ड्यू टू स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप, और ये किसी के साथ मैच नहीं होगा, ये यूनिक होगा। अब ये यूनिक जेनेटिक मेकअप क्यों है, कल हमने पढ़ा था ये यूनिक जो जेनेटिक मेकअप एक पर्सन का होता है ये एक्चुअली स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं। सो ये यूनिक जेनेटिक मेकअप जो होता है ये होता है बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक यूनिक बेस पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड्स। स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स आप कह सकते हैं, बेस पेयर्स आप कह सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। सो बेटा याद क्या आपने रखा, जो भी इंडिविजुअल दुनिया के अंदर है उसकी एक इंडिविजुअलिटी है, उसकी एक इंडिविजुअलिटी है। वो क्यों, बिकॉज हर एक पर्सन का अपना एक यूनिक जेनेटिक मेकअप होता है जो किसी भी पर्सन के साथ मैच नहीं होता है एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हमने कल पढ़ा था। अब बेटा ये जो एक पर्सन का स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप होता है, जीन्स होते हैं, उसमें एक्चुअली स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती है जो एक पर्सन की यूनिक होती है, वही हमने लिखा यहाँ पे। सो जो जेनेटिक मेकअप होता है वो बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक बेस पेयर होता है। नाउ बेटा अब ये जीन्स की क्या सीक्वेंस है, क्रोमोसोम के अंदर जो ये डीएनए है उसकी क्या सीक्वेंस है होल डीएनए की। बेटा साइंटिस्ट्स ने कहा हम उस सीक्वेंस को एनालाइज करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। सो बेटा जो साइंटिस्ट्स है इसकी वजह से जो बेटा ये स्पेसिफिक
बेस पेयर्स है, स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप है। दिस लेड द साइंटिस्ट्स टू स्टार्ट द मैपिंग ऑफ जीनोम। उनने कहा हम जीनोम को स्टडी करेंगे, मैपिंग उसकी करेंगे, उसकी सीक्वेंसेस को स्टडी करेंगे। मैपिंग ऑफ जीनोम, हम जीनोम की जीन्स की स्टडी करेंगे, मैपिंग ऑफ जीनोम। सो साइंटिस्ट्स ने इस बेस पे ये स्टार्ट करने की कोशिश की कि हम जीनोम की मैपिंग स्टार्ट करेंगे, और उसी से एक प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ जिस प्रोजेक्ट का नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ना बेटा, जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसमें हम जीनोम की क्या करते हैं बेटा, जीनोम की सीक्वेंसिंग इसका एक मेन मोटिव था। अब वो सीक्वेंसिंग आजकल पॉसिबल है, बिकॉज मैंने पहले ही कहा आजकल एडवांसमेंट है। हम बेटा एक पर्सन का डीएनए जो है उसको आइसोलेट भी कर सकते हैं, जिसकी हमें स्टडी करनी है। आजकल पॉसिबल है कि हम एक पर्सन से डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, उसके फ्रेगमेंट्स कर सकते हैं, जो सीक्वेंसिंग हमें स्टडी करनी है। हम उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं, जो फ्रेगमेंट हमने निकाला अगर वो कम है तो उसको हम जो है एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, क्लोन भी उसका बना सकते हैं। सो बेटा आजकल ये पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट्स बेस्ड ऑन एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, उनने कहा हम इंसान ह्यूमंस का जीनोम जो है उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे, और उस बुनियाद पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया इन 1990। बेटा ये एक यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी and National Institute of Health, National Institute of Health। सो इस डिपार्टमेंट ने बेटा 1990 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ये प्रोजेक्ट इतना बेटा इंटरनेशनलाइज हुआ कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने हिस्सा लिया। इसके बाद बेटा एक कंपनी थी वेलकम ट्रस्ट, यूनाइटेड किंगडम की वेलकम ट्रस्ट, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। फिर बाद में बहुत सारी कंट्रीज जिनमें जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड चाइना, इन्होंने भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, और एक मेगा प्रोजेक्ट था, और इसमें तकरीबन 13 इयर्स लगे। सो 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। सो बेटा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने टू मैप द जीनोम, सीक्वेंसिंग को स्टडी करने के लिए, जीन्स की सीक्वेंसिंग को स्टडी करने के लिए। अभी हम इसके गोल्स भी देखेंगे कि इसके क्या मकासद थे, इसके क्या गोल्स थे। सो बेटा इसको लॉन्च किया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने 1990 में, और 2003 में कंप्लीट हुआ, और बाद में बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया। सो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था बेटा, इट वॉज अ मेगा प्रोजेक्ट। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक मेगा प्रोजेक्ट था बेटा। मेगा प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मनी, इसमें बहुत ज्यादा पैसा जो है वो खर्च हुआ। बेटा जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, साइंटिस्ट्स ने कहा हमें इतनी बेस पेयर्स को स्टडी करना पड़ेगा, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स। अगर हमें इतनी बेस पेयर्स को स्टडी करना है फॉर 1 बेस पेयर, एक बेस पेयर के लिए सीक्वेंसिंग के लिए जो खर्चा आया दैट वाज $3 उसमें उसका खर्चा आया। तो तकरीबन इस प्रोजेक्ट में $9 बिलियन खर्च हुए, $9 बिलियन। सो ये जो प्रोजेक्ट है बेटा HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें $9 बिलियन का खर्चा आया। और बेटा इससे एक अमेजिंग चीज पता चली जो हम बाद में देखेंगे कि अगर हम एक इंसान का, एक ह्यूमन का बेटा जीनस की बेस सीक्वेंस को लिखना चाहे कि उसमें जो ऑलमाइटी है उसने कैसी सीक्वेंसेस रखी है,
एचजीपी ने कहा, आपकी टेक्स्ट बुक ने भी लिखा है बेटा, तो आपको 3300 किताबें लगेंगी, 3300 बुक्स। यानी अगर आप डीएनए जो ऑलमाइटी ने आपकी बॉडी के अंदर रखा है, अगर आप उनकी सीक्वेंसिंग को स्टडी करना चाहे, यानी एडेनिन गुआनिन कौन कौन सी बेस पेयर्स है, और उसको फिर आप किताबों की शक्लों में लिखना चाहे, आपको इतनी बुक्स लगेंगी एक पर्सन की, 3300। एंड ईच बुक कंटेन्स 1000 पेजेस। हर एक बुक में 1000 पेजेस होने चाहिए और हर एक पेज पे 1000 वर्ड्स होने चाहिए, तब आप सीक्वेंसिंग जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। दैट वाज द रीज़न जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बाद में जो सीक्वेंसिंग की गई, उनको सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स में डाटा फॉर्म में उसको स्टोर किया गया, डाटाबेसेस में उसको स्टोर किया गया। ठीक, तो क्या था बेटा, ये एक हमने ओवरव्यू दिया कि एचजीपी क्या प्रोजेक्ट था, ये क्यों लॉन्च किया गया। तो हमने क्या कहा बेटा, जो एचजीपी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका जो मोटिव था वो ये था, जीनोम जो है ह्यूमंस का, उसकी हम मैपिंग, उसकी सीक्वेंसिंग हम करें। और बेटा वो इस बेस पे था कि हर एक इंडिविजुअल जो है बेटा, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है ड्यू टू स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप। और आजकल ये पॉसिबल भी है बिकॉज जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है। आप डीएनए को जो आपको स्टडी करना है, बिकॉज तमाम सेल्स में डीएनए कंटेंट सेम होता है, सो बेटा आप उसको आइसोलेट भी कर सकते हैं अगर आपको स्टडी करना है, उसके फ्रेगमेंट्स भी कर सकते हैं, उसकी क्लोनिंग भी आप कर सकते हैं। और ये एक प्रोजेक्ट जो था, इट वाज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और स्टार्ट किया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने। और बेटा ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट्स का इसमें रोल था, बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें लगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जिसमें हम डाटा बेसिस की एनालिसिस करते हैं, उसका भी इसमें मदद लिया गया। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। नाउ बेटा ये जो एचजीपी किया गया, जिसके बारे में हमने एक कॉन्सेप्ट दिया, व्हाट वाज इट इज गोल्स, इसके क्या क्या गोल्स थे, ये एचजीपी के क्या मकासद थे, ये क्यों किया गया। सो बेटा वो हमें डिस्कस करने हैं। तो स्टडी हम करेंगे गोल्स ऑफ एचजीपी। गोल्स ऑफ एचजीपी बेटा, गोल्स ऑफ एचजीपी। पॉइंट नंबर 1 बेटा, कहा गया पहला गोल इसका था सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स। कहा गया जो एक ह्यूमन है उसमें 3 बिलियन बेस पेयर्स होती है, तो उनकी हमें सीक्वेंसिंग करनी है। क्या सीक्वेंस उसमें है। सो फर्स्ट गोल था, अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में आपके 12th में आते रहते हैं, मैंने पहले ही कहा बेटा, जो ये 2 क्वेश्चन है आपके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और एचजीपी, बेटा अक्सर हर साल इसमें कोई ना कोई या तो वो क्वेश्चन आता है या ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें अलग अलग पार्ट्स है एचजीपी में। पहला पार्ट हम लेंगे गोल्स। सो बेटा गोल्स ऑफ एचजीपी क्या थे। नंबर 1 सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स। पहला मोटिव था बेटा, जो जीन्स की सीक्वेंस बेसिस होती है, उस टोटल डीएनए की जो सीक्वेंसेस बेसिस होती है, उनकी सीक्वेंसिंग करना। नंबर 2 दूसरा मोटिव था टू स्टडी एंड आइडेंटिफाई द 30,000 जीन्स, 20 to 25,000 जीन्स, आइडेंटिफाई and study the functions of 30,000 genes। यानी जो 30,000 जीन्स ह्यूमंस के अंदर है, बल्कि उन्होंने कहा 20 to 25,000, 20 to 25,000 जीन्स जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनकी फंक्शन को स्टडी करना, और उन जीन्स को स्टडी करना विच कॉजेज डिजीजेस, जिनमें म्यूटेशंस आती है। ओके बेटा,
नंबर थर्ड, तीसरा मोटिव था टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उनको स्टोर करना इन डाटाबेसेस, कंप्यूटर के अंदर, टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस, टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस। नेक्स्ट फोर्थ, इसका और एक मोटिव था टू इम्प्रूव द टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, जो हमें अब डाटा मिलेगा उसकी एनालिसिस कैसे हम करेंगे, तो जो टूल्स है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर जो उसमें यूज होता है, उन टूल्स को इम्प्रूव करना, टू इम्प्रूव द टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। ये सारे जो गोल्स है ये आपकी टेक्स्ट ने मेंशन किए हैं, टू इम्प्रूव द tools for data analysis। नंबर नेक्स्ट बेटा, टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर, जो यहां से हमें इंफॉर्मेशन, जो हमें यहां से जो टेक्नोलॉजी मिलेगी उसको इंडस्ट्री लेवल पे यूटिलाइज करना, टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी to other sectors such as industries, other sectors such as industries। नंबर सिक्स्थ, जब भी किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है बेटा, साथ साथ हमें उसके जो है इश्यूज भी एड्रेस करने पड़ते हैं, इसीलिए जब आप कोई दवाई लाते हैं बाकी उसमें लिखा होता है साइड इफेक्ट। सो जो एचजीपी से जब ये किया गया, इसको लॉन्च किया गया, इनने इसको एड्रेस करना था, इसका और एक मोटिव था एड्रेसिंग एलएसआई। एलएसआई बोले तो ethical, legal and social issues, addressing ethical, legal and social issues, addressing ethical, legal and social issues that may arise from the project। इस प्रोजेक्ट से जो एथिकल, लीगल और जो सोशल इश्यूज अराइज होंगे उनको एड्रेस कर रहा। सो बेटा इसके मेन 6 गोल्स थे। क्या क्या बेटा? 3 बिलियन बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग, आइडेंटिफिकेशन जीन्स का, अच्छा स्टोर जो इंफॉर्मेशन होगी उसको स्टोर करना डाटाबेसेस में, इम्प्रूव करना उन टूल्स को जिससे हम डाटा की एनालिसिस कर सकते हैं, इस जो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी उसको अदर सेक्टर में ट्रांसफ़र करना, और लीगल, एथिकल एंड सोशल इश्यूज को एड्रेस करना। दीज वाज द गोल्स ऑफ एचजीपी। नाउ सेकंड, दूसरा पार्ट जो हम इसमें लेंगे दैट इज मेथडोलॉजी ऑफ एचजीपी। अब एचजीपी पे क्या मेथडोलॉजी यूज की गई, इसको कैसे किया गया? मेथडोलॉजी ऑफ एचजीपी। हाँ बेटा, नाउ दूसरा पार्ट जो इसमें है जो हम लेंगे एचजीपी में, दैट वाज मेथडोलॉजीज। मेथडोलॉजीज ऑफ एचजीपी, मेथडोलॉजीज ऑफ एचजीपी। नंबर 1 मेथडोलॉजी, फर्स्ट the methodology that was used, that was known as expressed sequence tag, expressed sequencing tags। इसको सिंपली कहा जाता है ESTs, expressed sequencing या sequenced tags, expressed sequencing tags, ESTs। ये पहली मेथडोलॉजी थी। दूसरी थी सीक्वेंस एनोटेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा ये क्या है। पहले हम लिखेंगे क्या है, टू आइडेंटिफाई। ये पहली मेथडोलॉजी है जो यूज हो सकती है, टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA,
दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। बेटा चूंकि हमें यहां पे DNA की सीक्वेंसिंग करनी है और हमने पढ़ा है अगर यहां पे DNA है बेटा समझाने के लिए, और ये DNA का कोडिंग रीजन है, दिस इज अ कोडिंग रीजन नोन एज एक्सॉन, कोडिंग रीजन जिसको हम नाम देते हैं एक्सॉन। लेट इट बी दिस इज अ कोडिंग रीजन एक्सॉन एंड दिस इज द नॉन कोडिंग रीजन। चूंकि हमें सीक्वेंसिंग करनी है, हमें होल DNA को स्टडी करना है और हमें पता है जो होल DNA होता है उसमें एक्सॉन्स भी है और इंट्रॉन्स भी है। तो पहली टेक्निक जो है ESTs, इसमें सिर्फ हम उन जीन्स को स्टडी करते हैं विच आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। चूंकि अगर आपने पढ़ा होगा जो हमारा सेंट्रल डोग्मा है उसमें क्या है, जो जेनेटिक कोड होता है यहाँ पे जो कोडिंग रीजन होता है DNA में, कोडिंग रीजन जो DNA का होता है ये हमेशा ट्रांसक्राइब होता है टू फॉर्म mRNA, मैसेंजर RNA, और फिर वही मैसेंजर RNA पढ़ा है आपने थोड़ा, वही मैसेंजर RNA बाद में ट्रांसलेशन में मदद करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है, इसको आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में डिटेल में पढ़ना है सेंट्रल डोग्मा। तो DNA की एक खुसूसियत है जो इसका कोडिंग रीजन होता है दैट कोड्स, और फिर वो बाद में बेटा RNA की फॉर्मेशन करता है। तो पहली टेक्निक जो है ESTs, इनमें सिर्फ हमें उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करना है जो एक्सप्रेस होंगे एज RNA, यानी दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कोडिंग रीजन्स को। मगर चूंकि बेटा DNA में इंट्रॉन्स भी है, मगर इस टेक्निक में सिर्फ हम उन जीन्स को, उन रीजन्स को, उन जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो RNA की फॉर्मेशन करते हैं, जो ट्रांसक्राइब करते हैं मैसेंजर RNA। सो दैट वाज द रीजन, चूंकि इसकी लिमिटेशन है तो इसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये लिमिटेड है ना। दूसरी टेक्निक जो है, जो हम एक्चुअली जो मेथोडोलॉजी है, पहली मेथोडोलॉजी है तो इसको HGP में यूज नहीं किया गया। दूसरी मेथोडोलॉजी जो है दैट इज नोन एज सीक्वेंस एंड नोटेशन। सीक्वेंस एंड नोटेशन, सीक्वेंस एंड नोटेशन क्या है बेटा, ये दूसरी है हमारे पास सीक्वेंस एंड नोटेशन। सीक्वेंस ये दूसरी मेथोडोलॉजी है, दोनों आपकी टेक्स्ट ने मेंशन किया है, और शायद 2019 जो नीट का पेपर है उसमें आपको इस पे क्वेश्चन मिलेगा। ये क्या है, शायद 2019 में ही या 2018 या 2019 आप ये क्वेश्चन देख लेंगे। तो सेकंड है सीक्वेंस एंड नोटेशन। सीक्वेंस एंड नोटेशन, नाउ सीक्वेंस एंड नोटेशन क्या है बेटा, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है होल जीनोम को, होल DNA को, बोथ इंट्रॉन्स एज वेल एज एक्सॉन्स। तो सीक्वेंस एंड नोटेशन में क्या किया जाता है बेटा, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है होल जीनोम को, सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम, सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम, यानी इसमें बेटा बोथ इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स, बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स को हम स्टडी करते हैं। बोथ एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स जो है उनकी हम स्टडी यहां पे करते हैं। एंड लेटर, और फिर हम क्या करते हैं, लेटर असाइन डिफरेंट रीजन्स, later assigning different regions in the sequence, later assigning different regions in the sequence along with functions। बेटा क्या किया जाता है सीक्वेंस एंड नोटेशन में, इसमें हम होल जीनोम की सीक्वेंसिंग करते हैं। जब हमने होल जीनोम को सीक्वेंस किया उसमें एक्सॉन्स भी है, इंट्रॉन्स भी है, फिर हम उस DNA की जो सीक्वेंसिंग करते हैं उनमें हम रीजन्स को असाइन करते हैं, कहाँ पे एक्सॉन है, कहाँ पे इंट्रॉन है।
कहाँ पे कौन सा रीजन है और उन रीजन्स की क्या फंक्शंस है वो हम असाइन करते हैं। नाउ दिस टेक्निक इज कॉल्ड सीक्वेंस एंड नोटेशन, और एचजीपी में बेटा इसी सीक्वेंस एंड नोटेशन मेथोडोलॉजी को यूज किया जाता है। तो दो मेथोडोलॉजीज है, नंबर 1 एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स ईएसटीज। इनमें क्या किया जाता है, ईएसटीज में सिर्फ डीएनए के उन रीजन्स की सीक्वेंसिंग की जाती है जिनमें जीन एक्सप्रेस होगा एज आरएनए। दूसरा सीक्वेंस एंड नोटेशन, होल जीनोम की सीक्वेंसिंग, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, और लेटर ऑन असाइन किए जाते हैं डिफरेंट रीजन्स अलोंग विद देयर फंक्शंस, उनकी फंक्शंस भी असाइन की जाती है। नाउ स्टेप्स, अब इसको कैसे किया जाएगा, कैसे हम डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, नजर रख लीजिए बेटा। नंबर 1, अब इसकी मेथड जो इसका स्टेप है वो कैसे किया गया, इसको कैसे किया गया। नंबर 1, सबसे पहले हमें डीएनए को ऑब्टेन करना है सेल से, क्योंकि तमाम बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनमें डीएनए का कंटेंट सेम है, वो हमेशा सेम होता है, जेनेटिक मटेरियल हमेशा सेम होता है। सो सबसे पहले हमें डीएनए को ऑब्टेन करना है, डीएनए की हम ऑब्टेन, जैसे हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर आपको याद होगा उसमें पढ़ा था। तो सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ए सेल, फ्रॉम ए टिश्यू, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर बेटा दूसरा, अब हम इन डीएनए की फ्रेगमेंटेशन करेंगे बेटा, अब हम इन डीएनए की फ्रेगमेंटेशन करेंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए बड़ा है, इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है एक साथ, तो हम इसकी फ्रेगमेंटेशन करेंगे। सो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, जब बेटा डीएनए हमने ऑब्टेन कर लिया, लेट इट बी दिस इज डीएनए, ऑब्टेन हमने कर लिया, तो इसके फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं। बाद में बेटा इन फ्रेगमेंट्स की हम क्लोनिंग करते हैं, एम्प्लीफिकेशन। अब किया कैसे जाता है, दो, एक तो न्यू टेक्निक है जो हमने डीएनए में भी पढ़ा था एम्प्लीकेशन में, पीसीआर, मगर हम दूसरे तरीके भी से भी कर सकते हैं। नाउ थर्ड स्टेप, क्लोनिंग ऑफ डीएनए, क्लोनिंग ऑफ डीएनए। ना इसको कैसे किया जाता है बेटा, ये हमारा जो क्लोनिंग ऑफ डीएनए है ये हमारा फुल फ्लेज टॉपिक आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी में। अभी आप फिलहाल सिंपल याद रख लीजिए क्लोनिंग ऑफ डीएनए में क्या होता है। जो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें हम डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट वो लेते हैं, जो डीएनए फ्रेगमेंट हमें क्लोन करना है उसको हम ज्वाइन करवाते हैं विद ए वेक्टर। हम एक वेक्टर लेते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को हम वेक्टर के साथ कंबाइन करते हैं। वेक्टर क्या है बेटा, वेक्टर प्लाज्मिड होता है जो हम बैक्टीरिया से ऑब्टेन कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर से हम आगे देखेंगे। मेन दो वेक्टर है हमारे पास, एक है यैक वेक्टर और दूसरा है बैक वेक्टर। ये हम डिटेल में, भी आप डरिए मत, इसको हमें डिटेल में बेटा बायोटेक में स्टडी करना है, अभी आप फिलहाल नजर रख लीजिए। नाउ डीएनए फ्रेगमेंट हमने लिया, अब हमें इसकी क्लोनिंग करवानी है। क्लोनिंग का पहला तरीका ये है, हम एक वेक्टर को लेते हैं, वेक्टर है हमारे पास यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और दूसरा है बैक वेक्टर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ना बेटा नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम यीस्ट में जो है पुअर करते हैं, इंसर्ट करते हैं। नाउ जब हम डीएनए फ्रेगमेंट और यैक जो वेक्टर है इसको कंबाइन करते हैं, फिर हम इसको यीस्ट के अंदर जो है इंसर्ट करते हैं। क्योंकि जो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है ये इधर ईस्ट के अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन करता है, ये क्लोनिंग करता है, जहां पे बहुत सारे फ्रेगमेंट हमारे डीएनए फ्रेगमेंट के बन जाएंगे। दिस इज क्लोनिंग। नंबर सेकंड, या तो हम बैक्टीरिया लेते हैं, बैक्टीरिया का बैक वेक्टर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और इसको हम इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। फिर जो इसका डीएनए होगा, जो हमने ये लिया, इसका जो डीएनए है वो क्लोन करेगा। अलॉन्ग विद द क्लोनिंग ऑफ द डीएनए हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो भी बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोन होगा, जिसको हम बाद में ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक डीएनए फ्रेगमेंट दिया था, तो लेटर ऑन हम बैक्टीरिया और यीस्ट से बहुत सारे फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। हाँ, नाउ नवेडेज
वी हैव अ न्यू टेक्निक दैट इज पीसीआर, या हम इस डीएनए को जो हमने ऑब्टेन किया इसको हम क्लोन करवाएंगे, फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज पढ़ा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाउ बेटा लास्ट अप, अब इसके बाद क्या किया जाता है जब हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऑब्टेन कर लिया। नाउ जब हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऑब्टेन कर लिया, अब हमें इसकी सीक्वेंसिंग करनी है। नाउ अब जो सीक्वेंसिंग होती है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ए टेक्निक, sequencing is done on the basis of a technique called automated DNA sequencers, automated DNA sequencers। यानी बेटा डीएनए की हमें सीक्वेंसिंग करनी है। दिस इज डीएनए, एडेनिन है, गवानीन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थाइमीन है, गवानीन है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे रेपिटेटेड बेस सीक्वेंसेस है, कहाँ पे रिपीट हो रहा है, कहाँ पे फ्रेगमेंट्स डबल है, तो वो सारी हम सीक्वेंसिंग करते हैं बेस्ड ऑन ए टेक्निक कॉल्ड ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। ये जो टेक्निक है दिस वाज गिवन बाय सांगर, इस टेक्निक को दिया है बेटा सांगर ने, इसको कहते हैं सांगर्स टेक्निक। ये डबल नोबल लॉरेट है, इसको 2 बार नोबल प्राइज मिला है। यही सांगर है जो हमें बेटा ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रोटीन में जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सांगर ने ही टेक्निक दी है हम कैसे डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। नाउ टेक्निक का नाम क्या है, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। नाउ बेटा बोर्ड की तरफ नजर। नाउ बेटा अब चूंकि डीएनए जो है इसकी सीक्वेंसिंग करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये बहुत है, अभी मैंने कहा 3300 बुक्स यूटिलाइज होंगे अगर हम इस सीक्वेंसिंग को लिखना चाहे। सो बेटा इस सीक्वेंसिंग इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। इसको हम कैसे करते हैं, यूजिंग सोफेस्टिकेटेड कंप्यूटर्स। इस सीक्वेंसिंग को हम बेटा सोफेस्टिकेटेड कंप्यूटर जो है वो इसकी सीक्वेंसिंग करता है। सोफेस्टिकेटेड कंप्यूटर्स, उसमें सोफेस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इस डीएनए की सीक्वेंसिंग को जो है कंप्लीट करता है। सो सोफेस्टिकेटेड कंप्यूटर्स, जिसमें बेटा सोफेस्टिकेटेड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और फिर हम इसी कंप्यूटर में फिर उस इंफॉर्मेशन को जो हमने स्टोर किया उसको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डाटा बेसिस। तो बेटा 2003 में जब 2003 पहुंचा तो तमाम तकरीबन जितने भी क्रोमोसोम्स है, जितने भी ऑटोसोम्स है और जितने भी सेक्स क्रोमोसोम्स है, उन तमाम क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई एक्सेप्ट क्रोमोसोम 1। सो 2003 में क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग जो हमारे पास है बेटा, क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग वो कंप्लीट हुई। मगर लास्ट में 2006 में 2006 क्रोमोसोम फर्स्ट की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई। क्रोमोसोम फर्स्ट की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई। क्रोमोसोम फर्स्ट की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई। सो बेटा दिस वाज द मेथडोलॉजी, कैसे एचजीपी को किया गया। और फिर हम बेटा उस सीक्वेंसेस जो है उन सीक्वेंसिंग की मैप बना सकते हैं हम, कहाँ पे रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस है, माइक्रो सैटेलाइट कहाँ पे है, मिनी सैटेलाइट कहाँ पे है, कहाँ पे रेपिटेशन ऑफ बेस सीक्वेंसेस है। तो हम जो है मैप, एक फिजिकल मैप हम तैयार कर सकते हैं कहाँ पे मिनी सैटेलाइट्स है, रेपिटेटेड बेस सीक्वेंसेस, जो हमने कल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उसका कॉन्सेप्ट दिया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेथडोलॉजी। नाउ लास्ट चीज जो एचजीपी में है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचजीपी। अब जब एचजीपी किया गया बेटा, इससे क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुई, इससे क्या फायदा हमें बाद में क्या क्या जो है इससे एडवांटेजेस हमें मिले। नंबर 1, हाँ बेटा नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचजीपी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचजीपी नंबर 1 बेटा,
पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें एचजीपी जब किया गया, कंप्लीट हुआ, हमें ये पता चला ह्यूमंस के अंदर जो जीनोम है उसके अंदर 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स होती है, यानी तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर्स। ओके, सो जो ह्यूमन जीनोम है it contains, human genome contains 3164.7 million base pairs होते हैं, यानी तकरीबन 3,364.7 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। नंबर सेकंड, कहा गया ह्यूमंस के अंदर तकरीबन 30,000 जीन्स होते हैं। प्रीवियसली ये कहा गया था इट वाज 80,000 जीन्स होते हैं, मगर जब एचजीपी किया गया कहा गया देयर आर अबाउट 30,000 जीन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमंस, अबाउट 30,000 जीन्स, 30,000 जीन्स। जो जीन होता है ऑन एन एवरेज इट कंटेन्स 3,000 बेस पेयर्स। ऑन एन एवरेज जो जीन होता है एवरेज इसमें 3,000 बेस पेयर्स होती है, 3,000 बेस पेयर्स। मगर हमारे पास एक लार्जेस्ट जीन है, लार्जेस्ट जीन जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, पढ़ा था हमने बेटा, ये प्रेजेंट होता है ऑन एक्स क्रोमोसोम, डिस्ट्रोफिन ऑन एक्स क्रोमोसोम। इट कंटेन्स अराउंड 2.4 मिलियन बेस पेयर्स, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। और स्मॉलेस्ट जीन भी हमने पढ़ा है, वो यहाँ पे टेक्स्ट में मेंशन नहीं किया मगर आप लिख सकते हैं, दैट इज SRY जीन, जिसपे TDF होता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। SRY जीन सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम, ये Y क्रोमोसोम पे है। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 14 बेस पेयर्स। जनरली कितने होते हैं बेटा, जितने भी जीन्स है 3,000, मगर यहाँ पे अब आपको एक्सेप्शन याद रखनी है। लार्जेस्ट जीन है डिस्ट्रोफिन, उस पे इतनी बेसेस, ये 14 बेस पेयर। तो ये सारा हमें एचजीपी से ये है पता चला, ये चीज होती है। नंबर 4, सबसे कम जीन्स बेटा, सबसे कम जीन्स 231 जीन्स, लोवेस्ट नंबर ऑफ जीन्स, सबसे कम जीन्स होते हैं 231 जीन्स प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम। और सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं जिनका नंबर शायद 2968 जीन्स, 2968 जीन्स है, दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1। सो क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जीन्स, क्रोमोसोम नंबर Y पे सबसे कम जीन्स। पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट है, लेस देन 2% ऑफ DNA कोड्स फॉर प्रोटीन, यानी जो कोडिंग रीजन है बहुत कम होता है। अकॉर्डिंग टू एचजीपी लेस देन 2%, लेस देन 2% कोड्स फॉर जीन, लेस देन 2% कोड्स फॉर जीन्स। बेटा जो 2% से कम जो है कोड्स फॉर प्रोटीन्स, कोड्स फॉर प्रोटीन्स। सो मोस्टली जो होता है बेटा दोज आर रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस, मोस्टली वही होती है विच आर द नॉन कोडिंग रीजन्स। मोस्टली क्या होते हैं बेटा, मोस्टली रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस होती है डीएनए के अंदर, पढ़ा था हमने कल, रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस विच कोड्स फॉर, जो कि बेटा कोड होते हैं किसके लिए, रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस, जो कि नॉन कोडिंग रीजन होता है, नॉन कोडिंग रीजन। नंबर 7 कहा गया एचजीपी ने कि 99.9%
जो ह्यूमंस का होता है वो सेम होता है, द डिफरेंस लाइज इज 0.1%। कल भी मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको कहा था। तो एचजीपी ने कहा 99.9% जो है डीएनए ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है, और वो जो रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस होती है उसी में मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट जो हमने कल पढ़ा था। सो नंबर 8 ये क्या है बेटा, फाइंडिंग्स आप लिख सकते हैं, फाइंडिंग्स ऑफ एचजीपी। एचजीपी से हमें क्या क्या पता चला, ठीक। नंबर 8 1.4 मिलियन बेसिस को देखा गया, मिलियन बेसिस इन डीएनए। डीएनए के अंदर 1.4 एचजीपी ने बेटा 1.4 मिलियन बेसिस को देखा जहां पे डीएनए बेस की चेंज हो सकती है, नोन एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिनको हम सिनेप्स कहते हैं। इतने 1.4 मिलियन बेसिस को फाइंड किया गया इन डीएनए वेयर डीएनए बेस चेंज ऑकर्स, जहां पे डीएनए बेस जो है चेंज हो सकती है। इनको नाम रखा गया है सिनेप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी मतलब क्या है बेटा, हम उन बेस सीक्वेंसिंग को जहां पे डीएनए चेंज होता है उसकी लोकेशन हम क्रोमोसोम पे फाइंड कर सकते हैं जो कि डिजीज कॉज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हाँ चल, इसकी लोकेशन हम जहां पे चेंज हो रहा है 1.4 मिलियन है, वो उन लोकेशंस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं जहां पे डिजीज ऑकर हो सकती है। तो 1.4 मिलियन है वो। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है यहां पे पर्सन ए, इसकी सीक्वेंस है, लेट इट बी क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 5 में सीक्वेंस है थाइमीन, गवानीन, साइटोसिन, एडनीन, थाइमीन, थाइमीन, गवानीन। ऐसे पर्सन भी है, उसमें ऐसे एडनीन, थाइमीन, गवानीन, थाइमीन, एडनीन, साइटोसिन, थाइमीन, थाइमीन। अब देखो बेटा, यहां पे आप देखो, इन जो दो पर्सन्स है इनमें ऑलमोस्ट क्रोमोसोम्स के अंदर सीक्वेंसिंग सेम है, मगर कुछ कुछ जगहों पे चेंज है। अब देखो बेटा, यहां पे चेंज है, यहां पे चेंज है। तो इन बेस सीक्वेंसेस को फाइंड किया गया ऑन द बेस ऑफ एचजीपी की वो 1.4 मिलियन है जहां पे बेस चेंज हो सकती है, जो नॉर्मल से वैरी कर सकती है, जिससे डिजीज हो सकती है। दीज आर कॉल्ड स्निप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सो बेटा, दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ एचजीपी। क्या क्या आपने याद रखा, ह्यूमन जीनोम के अंदर इतनी मिलियन बेस पेयर्स है, तकरीबन 30,000 जीन्स है, ऑन एवरेज 3,000 बेस पेयर्स होती है जीन के अंदर, मगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जीन में अलग। ऐसे लोएस्ट नंबर किस में, हाईएस्ट नंबर किस पे है, हाँ, डीएनए के अंदर जो है लेस दैन 2% कोड्स फॉर प्रोटीन, मोस्टली रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस होती है जो कि नॉन कोडिंग होती है। लास्ट चीज बेटा, फंक्शंस ऑफ एचजीपी। सो बेटा, ये जो एचजीपी है या एप्लीकेशन ऑफ एचजीपी, एप्लीकेशन ऑफ एचजीपी, एप्लीकेशन ऑफ एचजीपी। बेटा, एचजीपी की एप्लीकेशन बहुत सारी है, मगर इट इज अंडर रिसर्च, इस पे अभी काम चल रहा है बेटा। एप्लीकेशन ऑफ एचजीपी, नंबर 1, इट एनहेंसेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीनोम। यह हमें प्रोवाइड करता है द बेसिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द जीन्स। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीनोम को एनहेंस करता है बेटा। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन जीन्स को विच कॉजेज डिजीजेस। आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं उन जीन्स की दैट कॉजेज डिजीजेस, दैट कॉजेज डिसऑर्डर्स। नंबर 3, हम बेटा जो जीन थेरेपी है ये हमें प्रोवाइड कर सकती है नॉलेज, और जिसको हम बाद में ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी।
मगर आपको पता है बेटा जो जीन थेरेपी है वो अभी अंडर प्रोसेस है, उसमें अभी उतना ज़्यादा एडवांसमेंट जो है नहीं हुआ है। मे बी इन फ्यूचर हम जो डिफेक्टेड जीन्स है उनको रिप्लेस कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन डिजीजेस अगेंस्ट विच जीन थेरेपी कामयाब है, वो भी हमें जीन थेरेपी बायोटेक में डिटेल में पढ़नी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जब ये अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकता है, वी कैन ट्रीट द डिजीजेस, ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स यूजिंग जीन थेरेपी, यूजिंग जीन थेरेपी। फोर्थ बेटा जो हेरिडिटी डिजीजेस है इसके बेस पे हमें पता चलेगा कहाँ पे कौन सा जीन डिफेक्ट है, किस क्रोमोसोम पे है, एंड वी कैन हम कर सकते हैं जो हेरिडिटी डिजीजेस है उनको इनहेरिट होने से हम रोक सकते हैं। मैरिजेस जो है, अगर आपको कैरियर जो हमने पढ़ा था, कैरियर की शादी, उसको हम रोक सकते हैं। तो बेटा जो HGP है इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं हेरिडिटी डिजीजेस को। ये हमें प्रोवाइड कर सकती है जो HGP है नॉलेज टू प्लान जेनेटिकली मॉडिफाइड डाइट, टू प्लान जेनेटिक मॉडिफाइड डाइट, कि कौन सा डाइट हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जेनेटिक मॉडिफाइड डाइट जो हमें ज़्यादा फ़ायदा एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल डाइट प्रोवाइड करेगा। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ HGP। तो बेटा HGP के रिलेटेड हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, HGP क्या होता है, ये कौन सा प्रोजेक्ट था, ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसको लॉन्च किया गया था सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम के लिए। दूसरा फिर हमने इसके गोल्स को पढ़ा था कि इसमें क्या क्या गोल्स है। फिर मेथडोलॉजी, HGP में बेटा कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की गई थी, उसमें हमने एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसिंग टैग्स और दूसरी सीक्वेंस एंड नोटेशन के बारे में पढ़ा। फिर मेथडोलॉजी के बाद बेटा हमने देखा कि इसमें जो स्टेप्स थे इसको किया कैसे गया वो हमने देखा स्टेप्स, और फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सीखा या फाइंडिंग्स ऑफ HGP, और फिर हमने लास्ट पे कुछ एप्लीकेशंस जो है HGP की स्टडी की। बेटा विद दिस हमारा जो HGP टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। तो बेटा जो आपके ज़ूलॉजी का जो जेनेटिक्स पार्ट है उसमें जो 4 मेन टॉपिक्स थे, सेक्स डिटर्मिनेशन, डिजीज़ के लिए जेनेटिक जीन एंड क्रोमोसोमल डिजीज़, नंबर 3 DNA फिंगरप्रिंटिंग और HGP, ये कंप्लीट हो गए। अब बेटा इसका जो दूसरा पार्ट है दैट पार्ट इज एवोल्यूशन, उसको हम एंड पे स्टडी करेंगे एवोल्यूशन पार्ट को, बिकॉज ये बड़ा पार्ट है, इसको हम एंड पे लेंगे। और इस चैप्टर के जो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है टुगेदर, इस चैप्टर के आपके 12 मार्क्स है एग्जाम में। 11 मार्क्स जो है, 11 नंबर जो है वो आपके रिप्रोडक्शन के है। तो रिप्रोडक्शन भी हमारा कंप्लीट, जेनेटिक्स पार्ट भी हमारा कंप्लीट, एवोल्यूशन अभी है उसको हम एंड पे स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे दैट्स योर 3rd यूनिट विच इज़ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो हम लेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये हमारा अब 3rd यूनिट होगा, सिंपल यूनिट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। फिर हम बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे और फिर एंड पे हम एवोल्यूशन पार्ट को डिस्कस करेंगे। होप आपने ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मेंशन की होगी। जहाँ कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई आपको जो है समझ में ना आए, तो आप बेटा मैसेज कर सकते हैं और आप कॉपीज़ अपनी जगह पे बना लीजिए। इवन जो कंप्यूटर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस है उनको आप देख लीजिए और अपना टाइम आप बेटा ज़ाया मत करिए, जितना आप हो सके उतनी आप घर पे मेहनत करें। टिल देन बेटा स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।